एनर्जी। वट डू मीन अबाउट एनर्जी? एनर्जी क्या होता है? क्या हर चीज़ में एनर्जी है? तुम्हारे अंदर, मेरे अंदर, हर चीज़ के अंदर एनर्जी है क्या? कोई चीज़ ऐसी भी हो सकती है जो एग्जिस्ट कर रही हो बिना एनर्जी के। अगर हर चीज़ में एनर्जी है तो कोई चीज़ एग्जिस्ट कैसे कर सकती है बिना एनर्जी के? तो नहीं करनी चाहिए, बट करते तो है। तो शुरू करनी पड़ेगी हमें फंडामेंटल फिजिक्स में, डुबकी मारनी पड़ेगी फंडामेंटल फिजिक्स में। शुरू कर रहे हैं एनर्जी से। एनर्जी क्या होता है? फिर देखेंगे कि हर चीज़ में एनर्जी होती है या नहीं होती। फिर बात करें हमें कैसे पता एनर्जी होती है, तो हम शुरू करते हैं एनर्जी होती है शुरू से। एनर्जी इज अ सर्टेन क्वांटिटी दैट डजंट चेंज इन द मैनिफोल्ड चेंजेस विच नेचर अंडरगोस। एनर्जी एक ऐसी क्वांटिटी है जो चेंज नहीं होती मैनिफोल्ड के चेंज होने पे, जब नेचर के अंदर जाती है। तो मैनिफोल्ड क्या है कि भाई मैनिफोल्ड के चेंज होने पे एनर्जी नहीं चेंज हो रही, ये तो बात है। एक ऐसी क्वांटिटी एनर्जी जो मैनिफोल्ड के चेंज होने पे चेंज नहीं है। मैनिफोल्ड क्या? फिर ये एक ऐसा स्पेस जो कि कर्व्ड हो, जो स्पेस कर्व्ड हो, या फिर इसके पास एक कॉम्प्लिकेटेड टोपोलॉजी। ये टोपोलॉजी क्या? एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, उसकी कुछ सेट्स है हैविंग सर्टेन क्वालिटी ऑफ स्ट्रक्चर, जिसका आपने टोपोलॉजी। अब यहीं पे बात करते हैं टोपोलॉजिकल स्पेस से। अब हमें समझ में आएगा एनर्जी क्या है। टोपोलॉजिकल स्पेस मतलब एक ऐसा ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर जहाँ पे क्लोजनेस को हम डिफाइन कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि हम न्यूमरिक डिस्टेंस में कैलकुलेट कर रहे हैं, बट वहाँ पे क्लोजनेस डिफाइन हो रही है। एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर है, स्पेस है, उसी को आपने टोपोलॉजिकल स्पेस में। अब एक क्लोज स्पेस है तो वो टोपोलॉजिकल स्पेस है, उसके पास कुछ सेट्स है स्ट्रक्चर के। वो जो सेट्स है ना कि भाई एक क्या है, स्फेयर है, वो कंप्लीट है। उसके पास कुछ क्वालिटी ऑफ स्ट्रक्चर है। जैसे आपने बीच में से काट दिया, वो कंप्लीट स्फेयर नहीं बना, ठीक है, वो एक कटोरा बन गया, ठीक है। वो क्या है? जैसे कौन है और भी है, वो जो है टोपोलॉजिकल स्पेस के एक क्वालिटी ऑफ स्ट्रक्चर है जिसका आप क्या बोल रहे हो, टोपोलॉजी। तो या तो कोई कॉम्प्लिकेटेड टोपोलॉजी हो या कोई कर्व्ड सरफेस हो, उसे आप मैनिफोल्ड कहते हो। तो एनर्जी क्या? एक ऐसी क्वांटिटी, एक ऐसी सर्टेन क्वांटिटी जो चेंज नहीं हो रही मैनिफोल्ड के चेंज होने पे। मैनिफोल्ड स्पेस दैट मे बी कर्व्ड एंड हैविंग अ सर्टेन कॉम्प्लिकेटेड टोपोलॉजी, कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। अब हमें बात करते हैं कि भाई है क्या। तो एक दूसरी भी डेफिनेशन बोलते हैं कि भाई एक टोपोलॉजिकल स्पेस दैट लोकली लाइक यूक्लिड स्पेस नियर ईच पॉइंट कॉल्ड मैनिफोल्ड। यूक्लिड स्पेस मतलब फिजिकल स्पेस ही है, बस उसको आपने मैथमेटिकल टर्म दे दी यूक्लिड स्पेस। उसके हर एक पॉइंट को आप मैनिफोल्ड भी बोलते हैं, बट ये एक चलती है, बट सही नहीं है। वो भी बात करेंगे हम आगे जब जर्नल रिलेटिव पे जाएंगे तब। लेकिन अभी मेरे हिसाब से तो आप टोपोलॉजिकल स्पेस सही है। तो ये फिजिकल स्पेस क्या है? फिजिकल स्पेस एक्स वाई जेड डायरेक्शन, ये जो है आपका फिजिकल स्पेस है। एक्स वाई जेड डायरेक्शन, ये आ गया फिजिकल स्पेस है। इसी को आप क्या कहते हैं, यूक्लिड स्पेस, ये होता है। अब बात करते हैं हम कि भाई इसका मैथमेटिकल प्रिंसिपल क्या है। भाई एफ डॉट एस क्या है? एनर्जी की बात तो कर रहे हैं, एनर्जी है क्या? अभी समझ में तो मैं ये आ गया कि वो चीज़ जो चेंज नहीं हो रही, एक ऐसी क्वांटिटी जो चेंज नहीं हो रही मैनिफोल्ड चेंज होने पे। बात तो करनी पड़ेगी क्या है। तो मैथमेटिकल प्रिंसिपल ये है कि भाई एक ऐसा न्यूमेरिकल क्वांटिटी जो चेंज नहीं हो रहा विद वेरिएशन इन डायमेंशन, न्यूमेरिकली बात कर रहे हैं हम कि भाई डायमेंशन जो है
डायमेंशन के वेरिएशन पर ही हम डिपेंड कर रहे हैं। मतलब एनर्जी एक ऐसी चीज़ है, मतलब जैसे आपके डायमेंशन चेंज हो गए वैसे एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। मतलब डायमेंशन चेंज करने पे एनर्जी वेरी नहीं कर रही, एनर्जी तो कंजर्व ही है। मतलब डायमेंशन आप चेंज भी कर लोगे तो भी वो सेम रहेगी। ठीक है, बट उसे निकालने के लिए हमें डायमेंशन चाहिए कि वो एनर्जी कितनी है। वो एंट्रोपी के चेंज होने पे एनर्जी जो टूट रही है, जो एक कंजर्व मतलब एक रेस्ट में थी, वो काइनेटिक में बदल रही है, वो निकालने के लिए हमें मैथमेटिक्स की जरूरत है, जिसके लिए हम डिफाइन कर रहे हैं डायमेंशंस की मदद से एनर्जी को। तो ये पता लगाने के लिए जो रीज़न है चेंज इन डायमेंशन में, उसको हमने एक फोर्स बोल दिया कि भी एफ एक फोर्स है, उसके कारण हमारे डायमेंशन चेंज हो रहे हैं। कोई फोर्स तो लगी जिस वजह से एफ हो गया। तो न्यूमेरिकल चेंज या डिस्टेंस का वो ऐसा है। तो एनर्जी क्या हुआ, एफ डॉट एस, जिसके कारण चेंज हो रही है, इन टू डॉट क्या जो डिस्टेंस है, डायमेंशन है, डायमेंशन की वैल्यू। ठीक है, समझ तो आ रहा है। अब थोड़ी और डेप्थ में जाना पड़ेगा। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ एक ऐसी चीज़ है जो हम बात कर रहे हैं, लेकिन आगे हम चल के और डेप्थ में जाएंगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मतलब एनर्जी विद एन ऑब्जेक्ट विच एन ऑब्जेक्ट हैज़ बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप इन स्पेस एंड रिलेटिव टू दी अर्थ या कोई भी प्लेनेट, वो बोल लो। समझाऊँ तो समझ लेते हैं। ये कि भाई एनर्जी विच एन ऑब्जेक्ट हैज़ बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप इन स्पेस, ये हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया, ये पॉइंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अब ये क्या है, इसकी रिलेशनशिप है स्पेस से रिलेटिव टू दी अर्थ। तो क्या हुआ, यू की वैल्यू क्या हुई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या हुई, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या है रीजन इसका, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वो क्या है एम जी, इस पर भी हम आगे बात करेंगे। इनटू में क्या, रिलेशनशिप रिलेटिव टू द अर्थ एच, तो एम जी एच, वेट इंटू हाइट बोल लो। फिर अब यही चीज़ आ जाती है काइनेटिक एनर्जी में। वो एनर्जी कि भाई व्हेन इन मोशन हाइट इज लूजिस इधर एंड टू सेंटर, हाइट लूज हो रही है, ये भी समझा रहे थे। ये पॉइंट है, ये कौन मान लिया, सेंटर एंड काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी क्या, व्हेन इन मोशन हाइट लूजेस, धीरे धीरे कम हो रही है, एंड टू सेंटर, इधर एंड टू सेंटर जो आपकी हाइट है वो कम हो रही है, इसलिए कि काइनेटिक एनर्जी का मोशन में जब होती है। तो हमें सबको पता तो है। अब बात करेंगे हम वो चीज़ जो नहीं पता। अब हमारी बात आ रही है जो नहीं पता, एनर्जी के बारे में बात और इनके बारे में। ये तो दो तीन छोटी सी चीज़ें थी जो मुझे बतानी थी, जो तुम्हें पता भी थी। अब शुरू करते हैं। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस क्या है, ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया है, इन दोनों के बीच में स्केल रख लिया। अब बोल रहे हैं स्केल 30 सेंटीमीटर का है, तो 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। बकवास कर रहे हो, मतलब क्या है डिस्टेंस का, मैथमेटिकली आप डिफाइन तो कर रहे हो डिस्टेंस होता क्या है, फिजिक्स में कैसे भी डिफाइन कर रहे हो होता क्या है। अब हमें करनी पड़ेगी डेफिनेशन। एनर्जी की डेफिनेशन क्या बोली थी हमने, एक ऐसी क्वांटिटी जो चेंज नहीं हो रही, मैनीफोल्ड के चेंज होने पे जब नेचर के अंदर जा रहा है वो।
मैनिफोल्ड क्या हो गया, या तो कोई कर्व स्पेस हो गया, कॉम्प्लिकेटेड टोपोलॉजी होगी जिसकी, ठीक है। मैथमेटिकली में हमने समझ लिया कि भाई जिसकी वजह से वो चेंज हो रहा था वो क्या था, जिसकी वजह से डायमेंशन चेंज हो रहा था वो फोर्स था, और जो डायमेंशन चेंज हो रहा था वो डिस्टेंस थी। तो एफ डॉट एस आपकी एनर्जी आ गई। वैसे पोटेंशियल एनर्जी आ गई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो वो क्या था, रिलेशनशिप इन स्पेस रिलेटिव टू द अर्थ। तो वो फोर्स क्या था, एम जी, रिलेशन रिलेटिव टू द अर्थ थी, तो एच आ गया, हाइट आ गया, वेट इंटू हाइट आ गया, एम जी एच। कनेटिक एनर्जी जिसके अंदर हाइट लूज हो रही थी, बस वही आ गया। अब यहाँ पे समझना पड़ेगा डिस्टेंस क्या है। शुरू करना पड़ेगा डिस्टेंस से। डिस्टेंस की जो डेफिनेशन है मेरे हिसाब से, मेजरमेंट ऑफ चेंज ऑफ एंट्रोपी इन अ स्पेस और बिटवीन टू पॉइंट्स। कि भाई आपने 2 पॉइंट ले लिए, 2 पॉइंट ले लिए, या आपने कही इन अ स्पेस, मेजरमेंट ऑफ चेंज ऑफ एंट्रोपी इन अ स्पेस। कि भाई अब आती है हमारी फिलोसफिकल बात कि भाई चीज ऑर्डर में थी। ये गिलास है, इसके अंदर अगर मैं पानी डाल दूँ, इसके अंदर गैस से हुई, वो ऑर्डर में थी, धीरे धीरे करके वो डिसऑर्डर स्टेट में जाएगी। कुछ दिनों बाद अगर आपने कोक डाली तो ऑर्डर से डिसऑर्डर में जाएगी। अगर हमने इसे बंद कर दिया ना, अगर हमने इसे आइसोलेटेड कर दिया, बाहर से कोई कनेक्शन नहीं है इसका, और इसके अंदर सिर्फ हमने गैस भर दी, मान लो सिर्फ गैस ही भर दी, वाटर पार्टिकल्स में हमने सिर्फ इसके अंदर कोई गैस पार्टिकल्स भर दिए और इसे आइसोलेट कर दिया। अब क्यों, इसके अंदर ऑर्डर से डिसऑर्डर में जाने का मतलब पार्टिकल जो है वो एक रैंडम मोशन शो करेगा कि पार्टिकल यहाँ मूव करा, यहाँ से आ गया, यहाँ से आया, यहाँ 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 कहीं मूव करेगा, एंड मूव करते ही जाएगा, करते ही जाएगा, करते ही जाएगा। यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ यहाँ, ऐसे तो पार्टिकल ये ऐसे 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 करके मूव कर रहा है, वैसे पार्टिकल मूव करे जा रहे हैं। यही चीज़ क्या है आपकी ऑर्डर से डिसऑर्डर में जाने को आप एंट्रोपी बोल रहे हो। ये मतलब ऑर्डर से डिसऑर्डर नहीं, एंट्रोपी ही डिसऑर्डर होता है, एंट्रोपी डिसऑर्डर होता है। लेकिन ऑर्डर से डिसऑर्डर में जा रहा है का मतलब ये है कि भाई चेंज इन एंट्रोपी मतलब जितना डिसऑर्डर को अगर आप एक स्पेसिफिक ऑर्डर मान रहे हो ना, तो वो उससे भी डिसऑर्डर में जाएगा। ये समझ तो आ रहा है ये हो क्या रहा है, ऑर्डर से डिसऑर्डर, डिसऑर्डर से ऑर्डर। ये इन्फॉर्मेशन की वजह से मैंने बताया था पहले हुआ, अब उस पर भी हम आगे बात करेंगे, एंट्रोपी जब आएगी तब क्या होता है। तो अगर ऑर्डर जो है ना वो मेंटेन रहे, अगर यही ऑर्डर है ना, आप बता नहीं सकते कि डिस्टेंस में चेंज मतलब, अरे पार्टिकल वहीं पे है ना, स्टॉप, तो वो रुक गए। अब जब डिस्टेंस तब आप गिनोगे जब वो मूव करेंगे। वो ऑर्डर में था ना, एक स्टेट ऑफ रेस्ट में था, वो मूव करेगा ना, तब जो उसका चेंज होगा एंट्रोपी को, उसका जो मेजरमेंट है इन स्पेस या बिटवीन टू पॉइंट्स, उसको आप डिस्टेंस कह रहे हो। लेकिन टाइम क्या है, टाइम भी यही होता है, मेजरमेंट ऑफ चेंज ऑफ एंट्रोपी बट इंडिपेंडेंटली ऑफ स्पेस। क्यों, आप एक कोई भी स्पेस नहीं है, कोई स्पेस नहीं, बट अब क्या कर रहे हैं आप, उसी एक रेस्ट में चीज़ थी, अब वो मूव करी, डिसऑर्डर हुआ, रैंडमनेस बढ़ी, वो मूव हुआ, अब उसको आप एक स्पेसिफिक फ्लो में मेज़र कर रहे हैं, जिसका आप 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, जिसका स्टैंडर्ड भी है कि भाई 1 सेकंड क्या होता है, 2 सेकंड क्या होता है, एटॉमिक लेवल पे वो स्टैंडर्ड भी है। वो एक फ्लो आपने स्टैंडर्ड डिफाइन कर दिया। अब उसके बाद उसी फ्लो में आप क्या कर रहे हो, उस चीज़ को मेज़र कर रहे हो, उस चेंज इन एंट्रोपी को, उसी चेंज ऑफ एंट्रोपी, उसको आप टाइम बोल रहे हो। मेजरमेंट ऑफ चेंज ऑफ एंट्रोपी इंडिपेंडेंटली स्पेस, स्पेस के इंडिपेंडेंटली आप मेजर कर सकते हो, उसको आप टाइम बोल रहे हो। ठीक है, तो छोटे छोटे से इक्वेशन है जो कि सबको आते भाई।
तो मैं इस वीडियो में ज़्यादा कुछ बोलूँगा तो है नहीं, फटाफट उनमें इक्वेशंस को हम समझेंगे और करेंगे, क्योंकि उसके बाद हमें क्या जाना है, फंडामेंटल फिजिक्स पे जाने, और आगे हमें रिलेटिविटी पे भी जानी है, वेक्टर्स पे भी जाने हैं, स्पिन 1 स्पिन 2, और फंडामेंटल्स पे जाना है। तो स्पेस समझ में आया, इसको भी नोट कर लो, एनर्जी समझ में आया, टाइम समझ में आया, डेफिनेशन नोट कर लो। अब हम आगे बढ़ते हैं फंडामेंटल फिजिक्स में क्या होता है। हमें सबसे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन करनी पड़ेगी कि भाई दो से आपको आती तो है ही, पता है मुझे, लेकिन फिर भी जो यूजर्स को नहीं आती उन्हें बता रहा हूँ। अगर आपको लगता है आपको आती है तो आप आगे स्किप कर सकते हो। इंटीग्रेशन ऑफ डी वी, इंटीग्रेशन ऑफ ए इंटू डी टी, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है इंटीग्रेशन ऑफ, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसी को आप क्या बोल रहे हो? एक्सेलरेशन बोल रहे हो। अब ये भी बात करूँगा कि ये एक्सेलरेशन तक ही क्यों आता है, वेलोसिटी तक क्यों आता है, और एक्सेलरेशन तक क्यों आता है, उसके डिफरेंशिएशन में क्यों नहीं जाता, इसका भी एक रीज़न है। बहुत रीजन है, वो मैं सब आपको सब समझाऊंगा। पहले फटाफट रिवाइज करते हैं। ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी होता है, तो डी वी इधर रह गया, ए इंटू डी टी इधर चला गया, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन है। अब क्या कह रहे हैं, एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है, ये इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ न्यूटन की लोगे पहली, ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो अब चेंज इन टाइम टी इज इक्वल टू 0 से टी इज इक्वल टू टी तक मान लेते हैं, और इनिशियल वेलोसिटी यू और फाइनल वेलोसिटी वी। तो कुछ नहीं, इंटीग्रेशन कहाँ से, u से v तक dv, तो ये क्या आ गया, इंटीग्रेशन। अब ये एक्सेलरेशन आ गया। अब इंटीग्रेशन ऑफ dt 0 से t तक, तो v माइनस यू इज इक्वल टू, यू है, इज इक्वल टू a इंटू टी, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये लिख लो, बस तो आती तो है सबको, किसी को नहीं आती तो देख सकते हो। समझ गए कि क्या इक्वेशन है? तो फटाफट हमने बात कर ली कि भाई क्या इक्वेशन है, में बात होगी। अब अगली इक्वेशन जो है उस पर हम बात करते हैं। अगली इक्वेशन क्या, v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स क्या, v इंटू डी टी। ये हमने क्या कर दिया, डी टी को क्या भेज दिया, यहाँ भेज दिया। तो अब डी एक्स क्या क्या, v इंटू डी टी। अब v क्या हमने पिछली इक्वेशन से निकाला, u प्लस ए टी इंटू डी टी, यू इंटू डी टी 0 से t तक, फिर ए इंटू टी इंटू डी टी 0 से t तक। तो ये क्या u टी, ये गया ए टी स्क्वायर, इंटीग्रेशन कर दिया हमने डी टी का इधर, ठीक है। तो अब अगली लास्ट इक्वेशन फटाफट रिवाइंड कर देते हैं, रिवाइंड लिख लेना अपने नोट्स में, प्रॉपर बना लेना, क्योंकि अब हम समझेंगे मोशन, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, हर चीज़ का मतलब समझेंगे। देखो इज इक्वल टू डी वी इंटू डी टी, हमने क्या किया, डी वी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स, मतलब हमने ऊपर नीचे डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, वी, तो इंटू डी वी बाई डी एक्स, तो ये क्या होता है, ये वेलोसिटी आ गई, तो वी इंटू डी वी। अब डी एक्स को हमने कहाँ भेज दिया, एक ही साइड में, इंटू डी एक्स। अब 0 से एस तक, यू से वी तक,
तो a इंटू एस, ये कितना आ गया, इंटीग्रेट कर दिया हमने तो ये आ गया v²/2। अब इनिशियल क्या था u²/2, ये आ गया तो v² - u², 2as आ गया। बस अब आती है बात हमारी मतलब उसकी। तो मोशन क्या होता है? मोशन होता है ऑब्जर्व्ड चेंज इन एनी बॉडी थ्रू एनी मैथमेटिकल टूल। इसको आप क्या बोलते हैं? मोशन। कि भाई कोई ऑब्जर्व चेंज हुआ है किसी बॉडी में जिसका आप बोल रहे थ्रू एनी मैथमेटिकल टूल, उसका मोशन बोल रहे हैं। मतलब कोई भी ऑब्जर्व चेंज किसी भी बॉडी का मोशन बोल रहे हैं जिसका हम यूज़ कर रहे हैं मैथमेटिकल टूल को समझाने। इसको आपने क्या बोल दिया? मोशन बोल दिया। मोशन ठीक है। स्पीड क्या है? अब हमने डिस्टेंस समझ लिया, टाइम समझ लिया। स्पीड है अपेरेंट चेंज इन डिस्टेंस विद टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? वो डिस्टेंस तो समझ में आ गया एंट्रोपी के चेंज से। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया। वेलोसिटी क्या होगी? अपेरेंट चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद टाइम हो जाएगी। पहले डिस्टेंस विद टाइम स्पीड था, वेलोसिटी क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट विद टाइम हो गया अपेरेंट चेंज। अब फोर्स के कारण ना हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी आती है, जिसकी वजह से हम चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम को हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। अपेरेंट चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम को एक्सेलरेशन। सिर्फ एक्सेलरेशन तक इसलिए सीमित है, आगे जो भी आता है वो भी, बट एक्सेलरेशन तक हमारे सीमित होने का कारण ये है कि फोर्स जो है वो डिपेंड करती है आपकी चेंज इन वेलोसिटी में। फोर्स के कारण देयर इज अ चेंज, फोर्स के कारण चेंज इन वेलोसिटी होती है। अब समझते हैं फटाफट कि क्या है। हम समझोगे न्यूटन के मैथमेटिकल चीज़ें। हमने क्या चीज़ें समझी? स्पेस समझा, टाइम समझा, एनर्जी समझी। न्यूटन का पहला लॉ क्या होता है? समझ बोल देता हम। न्यूटन का पहला लॉ होता है प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया। एन ऑब्जेक्ट at rest remains at rest and an object in motion remains in motion unless acted upon by an external force। एक्सटर्नल फैक्टर, जिस एक्सटर्नल फैक्टर को हम फोर्स बोलते हैं। कोई चीज़ रेस्ट पे तो रेस्ट पे, कोई चीज़ मोशन में तो मोशन में रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फैक्टर या कोई फोर्स नहीं लग रहा। वही एक्सटर्नल फैक्टर फोर्स होता है। ठीक है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूटन के सामने सेब गिरा, वो चीज़ रेस्ट पे थी, सेब वो नीचे क्यों गिरी? तो कोई चीज़ रेस्ट से मोशन में इसलिए आ रही है क्योंकि फोर्स एक्ट हुआ। तब उसने सोचा ग्रेविटेशनल फोर्स है। लेकिन वही आइंस्टीन ने आके बोला कि भाई नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है। वो जो चीज़ है वो स्टेट ऑफ रेस्ट में ही है, वो स्टेट ऑफ इनर्शिया में ही है, इनर्शिया में ही है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में ही है। बट धरती फोर्स एक्सेलरेट कर गई है स्पेस टाइम में, जिस वजह से उसके कंसंट्रेटेड मास होने के कारण सब कुछ उसकी तरफ आता हुआ हमें दिख रहा है, जिसको हमने ग्रेविटी बोल दिया। कोई फोर्स नहीं थी, उसने सिर्फ इसी बात को उल्टा दिया कि वो कह रहे थे कि भाई रेस्ट में तो मोशन में है, तो मोशन में क्यों है? फोर्स की वजह से। अब वो कह रहा है मोशन, वो रेस्ट में था तो रेस्ट में रहेगा। धरती फोर्स एक्सेलरेट कर गई। वो फोर्स एक्सेलरेशन वो सब मैथमेटिकल मैं समझाऊंगा। अब कोई बंदा ये समझता है, मैं उसको भी आगे डिफाइन करता हूँ, उसे भी आगे समझाता हूँ, मैं थोड़ी और भी आगे। ठीक है, तो न्यूटन के सेकंड लॉ पे जाते हैं सीधे सीधा फटाफट। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजिंग बाय फोर्स इन वे द टाइम rate of change of a quantity called momentum is proportional to the force। मतलब मोशन है किसी ऑब्जेक्ट का जो चेंज हो रहा है किसी फोर्स के कारण, उस वे में जिसमें टाइम रेट ऑफ चेंज है ऑफ अ क्वांटिटी, जिसको हमने मोमेंटम बोलते हैं, जो कि प्रोपोर्शनल है आपकी फोर्स। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी पी। एफ क्या आ गया? डी। मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी, एम इंटू ए इंटू एफ इज इक्वल टू एम ए। जब मास जो है आपका क्या कॉन्स्टेंट है, रिलेटिविस्टिक मास में भी कंसेप्ट आते हैं। अब बात करनी पड़ती है मास की। मास क्या होता है? अब तक हमने 3 ऐसी चीज़ें डिस्कस करी जो आप किसी से पूछोगे मोस्ट ऑफ द लोगों को नहीं पता। एनर्जी की डेफिनेशन नहीं पता लोगों को, बोलते तो बहुत सारे लोग हैं। स्पेस की बात करी हमने, डिस्टेंस की, डिस्टेंस भी नहीं लोगों को पता।
एक्चुअली में फंडामेंटल फिजिक्स में क्या मतलब होता है उसका, एंट्रोपी की वजह से मैंने समझाया। एक हमने पढ़ा टाइम, टाइम क्या होता है, लो टाइम भी नहीं समझ में आया। मास क्या होता है? मास होता है क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ एनर्जी। इसको आपने मास डिफाइन तो कर दिया, अब आगे हम बात करेंगे मास होता है, वो हम अगली वीडियोस में किसी में बात करेंगे होता क्या है, मेजर ऑफ इनर्शिया के कारण कैसे। फिर उसके अंदर रिलेटिविस्टिक मास भी आएगा, रेस्ट मास भी आएगा, जो कि हम आगे रिलेटिविटी में पढ़ेंगे भी। स्पेशल रिलेटिविटी में मैं आपको इसका मतलब समझा दूँ, जो कि बहुत जल्द आगे, आई थिंक रोटेशन से पहले भी आ जाए, बोले यूँ समझाते हैं। ठीक है, अब मोमेंटम ऑफ वन ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स वेलोसिटी, बस ये तो होता है। तो अगर इसमें आपको दिख रहा हूँ, मैं बना ही देता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स वेलोसिटी। मास क्या है, क्वांटिटी मेजर ऑफ एनर्जी है, वेलोसिटी हम समझ चुके हैं, अपेरेंट चेंज इन डिस्टेंस विद टाइम, डिस्टेंस को भी हम समझ चुके हैं, तो दोनों को समझ चुके हैं, मास इंटू वेलोसिटी कर दी, तो उसको आपने मोमेंटम बोल दिया। ठीक है, 4 आवर 3 डायमेंशन। वी एक्स क्या होता है, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, बना ही देते हैं। जिसे पता है वो आगे स्किप कर सकता है वैसे। ठीक, तो ये हमने समझ गए। अभी हमने डेल्टा एक्स बोल दिया इसको, तो एक्स क्या है, तो डेल्टा एक्स आया, में डेल्टा टी आ गया, वी एक्स आ गया। तो सिमिलरली वी वाई डेल्टा वाई वाई में डेल्टा टी, वी जेड डेल्टा जेड वाई में डेल्टा टी। ठीक है, अब स्पीड क्या है बॉडी की, अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर वी वाई स्क्वायर वी जेड स्क्वायर आ गया। तो ए एक्स क्या है, डेल्टा वी एक्स बाई डेल्टा टी, ए वाई क्या है, डेल्टा वी वाई बाई डेल्टा टी, ए जेड क्या है, डेल्टा वी जेड बाई डेल्टा टी। अब आगे करते हैं हम बात न्यूटन के थर्ड लॉ पे, फटाफट। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है, एक्शंस इक्वल्स रिएक्शंस, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। एक्शंस इक्वल रिएक्शन का आपका न्यूटन का थर्ड लॉ, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स आर इक्वल एंड अपोजिट। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि भाई अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ वी कंक्लूड रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इज इक्वल टू माइनस, माइनस का क्योंकि अपोजिट है, क्या है, फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स आर इक्वल एंड अपोजिट, तो इक्वल था। अब चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल, चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल, क्योंकि फोर्स भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके है, मोमेंटम का, जो हमने पहले भी पढ़ा। तो अब क्या, चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल 1 इज इक्वल टू द माइनस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल 2, dp1 बाय में dt इज इक्वल टू माइनस dp2 बाय में dt, सो माई dp1 प्लस p2 बाय में dt इज इक्वल टू 0। बस क्या होगी, dp1 बाई dt t इज इक्वल टू माइनस dp2 बाई में dt, तो dp1 प्लस p2 बाई में dt इज इक्वल टू 0, मतलब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कि p1 प्लस p2 क्या है, कॉन्स्टेंट होगा, अगर मैथमेटिकली तो कॉन्स्टेंट हो गए, तो मतलब मोमेंटम जो है कंजर्व हो गए। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहीं से आ रही है कि भाई dp1 बाई dt जो है वो इसके माइनस वाले की इक्वल है, जो हमने पढ़ा फुल डायरेक्ट क्वेश्चन में, नहीं किसके, मोमेंटम के। तो फोर्स अगर माइनस में होगा तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल मोमेंटम क्या, तो आपने मोमेंटम कर दिया dp1 बाई dt2, तो यही आ गया, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आ गया। तो टोटल मोमेंटम ऑफ पार्टिकल m1 v1 है प्लस m2 v2 कॉन्स्टेंट है। इसके बाद हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स वेक्टर, मतलब समझ आया कहाँ से, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला कहाँ से आया, कहीं लोग नहीं बताते। उसके बाद केपलर्स के लॉ पढ़ेंगे, जो कि फटाफट कर देंगे हम। उसके बाद स्पिन आएंगे, स्पिन 0, स्पिन 1,
वेक्टर्स, वेक्टर्स का मतलब क्या होता है, वेक्टर्स का फंडामेंटल्स क्या, उस पर बात करेंगे। उसके बाद फटाफट हम फ्रिक्शन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बात करेंगे, अमीनोज थ्योरम पे बात करेंगे, कहाँ से आ रहा है ये कंजर्वेशन, वर्क डन पे बात करके, फील्ड पे बात करके फिर हम शुरू करेंगे सिर्फ एक वीडियो और उसके बाद हमारे स्पेशल रिलेटिविटी शुरू, एक वीडियो की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।